हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं सीटेट की ईवीएस की क्लास को लेकर के, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है दोस्तों। और हाँ, इस क्लास में हमने टॉप 30 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले प्रश्न है दोस्तों। और हाँ, ये सुपरफास्ट रिवीजन है दोस्तों, तो सभी लोग इससे ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़ने की कोशिश करें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा फर्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। फर्स्ट प्रश्न के बारे में यहाँ पर कहा गया है, देखिएगा। इसमें हमसे बोला गया है कि वह तिथि यानी दिनांक जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा वहां पर। तो आपको बताना है वह दिन कौन सा है। बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वह दिन कौन सा है। कमेंट करके बताइएगा, क्या 23 मई 1984 है, क्या 23 मई 1989 है, क्या 25 मई 1984 है, या 25 मई 1989 है। बताइएगा कौन सा दिन है। बात करते हैं यहाँ माउंट एवरेस्ट की दोस्तों। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए, 8,848.86 मीटर। ये क्या है, इसकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और ये किसका भाग है, ये नेपाल में स्थित है दोस्तों। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं दोस्तों, सागर माता के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि इसमें हमसे बोला गया है कि वह तिथि हमें बतानी है, और वो तिथि क्या है आपकी, 23 मई 1984 जो है वो तिथि है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवा मिलती है। आपको पता होना चाहिए, जो सांप के काटने की दवा होती है वो सांप के ही जहर से ही बनाई जाती है। जो सिरप होती है वो क्या है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से, करैत, नाग, अफाई और दोबोइया। कौन सा, दोबोइया। ये 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं भारत में। और हम आपको बता दें, सांप की आयु लगभग कितने वर्ष होती है, 12 वर्ष उनकी आयु होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में पाया जाने वाला एक सांप ऐसा है जिसमें जो जहरीला नहीं है, उसका नाम क्या है, अजगर। क्या नाम है, अजगर है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। वह सभी अस्पतालों में सांप के काटने की दवा मिलती है। यह किससे बनाई जाती है, अभी भी मैंने आपको बताया, सांप की झड़ी, छोड़ी, त्वचा, चर्म, ये आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। चिचड़े पौधे, बिल्कुल नहीं। चिड़चिड़े पौधे, बीज, ये बिल्कुल नहीं। सांप के जहर से ही बनाई जाती है सांप काटने की दवा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड। देखिएगा इसमें क्या बोला है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में मेंडल के उपयोगों को शामिल किया गया, इसका कारण है। इसका आपको कारण बताना है कि क्या कारण है इसका, और उपयोगों को शामिल किया गया है, कारण आपको बताना है कि कारण इसका क्या है। तो बताइएगा, वैज्ञानिक पड़ताल के चरणों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, पॉजिटिव वर्ड है तो आपने कह दिया तुरंत ये करेक्ट है। छात्रों को सिखाना, गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते, संचरित नहीं होते, जाते हैं, तो ये वाला गलत हो गया। छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, सही बात है कि कैसे गुण उत्तरोत्तर पीढ़ियों द्वारा वंशागत होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अपने तथा अपने अभिभावकों और रिश्तेदारों की समानता, गलत हो गया ये, तो आपका कौन सा, ए और सी स्टेटमेंट सही है। और ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया है, रचना को गुड़ खाना क्या है, बहुत पसंद है। दोपहर में जब उसकी माँ सो रही थी तो रचना क्या गई, रसोई में गई और उसने मम्मी से छिपाई हुई गुड़ की बरनी यानी गुड़ की बेली खोज ली और उसने क्या किया, गुड़ खा लिया। यह सीखने में निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक उदाहरण है, बताइए। क्या शास्त्रीय अनुबंधन है, आप कहोगे कतई नहीं, शास्त्र की तो कोई बात ही नहीं हो रही। क्रिया प्रसूत है, यानी कहीं ना कहीं उसने क्रिया की है। संज्ञान में उसके गुण था नहीं, और उसने क्या यांत्रिक कार्य किया, इधर उधर ढूंढना, तभी तो जाकर के वह मिला। तो आपका क्या हो जाएगा, बी और डी करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो है सी वाला वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या बोला गया है, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं, बताइएगा।
कि सांप को कहते हैं, गिद्ध को, उल्लू को, ये शेर को? बताइएगा। तो उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा लेता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सांप भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। बात करते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा भारत में कहाँ शेर पाए जाते हैं। आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें क्या होता है, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं प्रकृति के सफाई कर्मी, वो कौन है आपका, गिद्ध कहलाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण का वह अध्ययन है जो संबंधित हमारे पास पड़ोस से, यानी वातावरण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वातावरण की बात हो रही है। वातावरण की बात हो रही है, हम रहते हैं। इसके अंतर्गत मूल विषय तथा उपविषय होते हैं। सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य विषय है? तो देखिएगा, मुख्य विषय आपको बताना है तो संबंध होगा नहीं, पौधे होंगे नहीं, कार्य होगा नहीं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ लोगों के विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पर है, जिसका शीर्षक है हमारे लिए कोई एक स्थान नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है, विस्थापन का मतलब क्या होता है, जो क्या हो उसमें कोई ना कोई स्थिति में बदलाव आता रहे, कभी एक स्थान पर कभी दूसरे स्थान पर। और इसका शीर्षक क्या है, हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। बच्चों को यह जानकर अपने सृजनशील बनाने के लिए उद्देश्य है। बताइए क्या उद्देश्य है, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा कि क्या उद्देश्य है। कमेंट करिएगा सभी बच्चे, कमेंट करिएगा एक बार, कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा क्या होगा जब तक मैं इसको पढ़ता हूं, जब तक मैं इसको पढ़ता हूं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपसे बोला गया है कि उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित किया जाता है। सही बात है। जैसे आप कहीं रह रहे हो और आपको उससे कह दिया कि आपको हम फ्लैट देंगे, कोई ना कोई ऐसी योजना है, और आपको वहां से बेघर कर दिया, तो क्या इससे संबंधित है जहां आपका जन्म हुआ है? बताइएगा कि देश के विकास हेतु लोगों का विस्थापन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि शहरी लोगों को कूड़ा करकट उत्पन्न नहीं करते, शहर झुग्गियों के कारण गंदे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये भी कोई मतलब नहीं है। कि एक बड़े शहर में ग्रामीण लोगों का जीवन बेहतर होता है, सब। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3वीं से 5वीं तक, यानी 3 से 5वीं तक की बात हो रही है, 3 to 5 की पुस्तकों के ढेर सारे चित्रों को शामिल करने को सर्वाधिक सटीक व्याख्या करते हैं। बताइए, यानी आप जो है उनकी क्या है, पर्यावरण कक्षा की बहुत सारी चित्रों को क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो उसका आपको उद्देश्य बताना है क्या है। बताइएगा क्या उद्देश्य है, बताइएगा। चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं, चित्र जो है बच्चों को आकर्षित करते हैं। आप कहोगे आकर्षित करते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो आकर्षित क्या करेंगे? बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। बच्चे चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी से समझ लेते हैं। हाँ, ये भी बात ठीक है। चित्रों से किताब आकर्षण बनती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी बी और सी सही है, और बी और सी ऑप्शन नंबर जो आपका बी में है वो उसमें दिए गए हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक अध्यापक के लिए बीज का अंकुरण का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका होगा। बताइएगा प्रभावी तरीका क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि प्रभावी तरीका होगा विद्यार्थियों को एक सजीवक यदि एनिमेटेड वीडियो दिखाने के लिए कहना जिसमें साबुत मूंग के बीजों का अंकुरण दिखाया गया हो। जरूरी नहीं है, गलत हो गया, आप तरीके सिखा रहे हो, चार्ट बनाना भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरण करने के लिए कहना, तो बच्चे खुद करके सीखेंगे, तथा अपने अवलोकन का रिकॉर्ड करने के लिए कहना, ये वाली बात सही है। मूंग के बीजों का अंकुरण मॉडल दिखाना गलत। ठीक है, तो अगर इस वाले ऑप्शन को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको करके सीखने पर क्या बात हो रही है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, तो बच्चे कहीं ना कहीं करके सीख रहे हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए। बताइए पर्यावरण की शिक्षा होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए, ये आपको बताना है।
कमेंट करके बताइएगा, जब तक मैं आपके ऑप्शन को पढ़ रहा हूं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, इसमें आपसे बोला गया है कि हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा दोनों माध्यम से, बात कहीं ना कहीं सही है, केवल शब्द दे दिया, गलत दे दिया। पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों को शामिल शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा, क्या ये तो अधूरा है, ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों के लिए शिक्षक द्वारा चयनित उपयुक्त गतिविधि, गलत। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 में आपसे बोला गया है प्रकृति के प्रत्यक्ष अवलोकन और प्रकृति के सामाजिक दुनिया में पैटर्न और प्रक्रियाओं को समझने में युवा दिमाग को शामिल करने का एक माध्यम बनना चाहिए। अब आपको बताना है कि वो कैसा माध्यम बनना चाहिए, बताइएगा कैसा माध्यम बनना चाहिए। भाई इन सब चीजों को समझोगे तो माता पिता से समझोगे या साथियों से समझोगे, बताइए। आप कहोगे माता पिता से नहीं समझेंगे, साथियों से, शिक्षकों से भी नहीं, क्या पर्यावरण से ही सीखते हैं? ये सारे क्या है, माध्यम है पर्यावरण के, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? बताइएगा अध्यापक को किसका चयन करना चाहिए, ये आपको बताना है, बताइएगा कमेंट करके। जितने भी बच्चे सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। बच्चों को अकेले कार्य करने का अवसर देना, अकेले करेंगे क्या बच्चे कार्य, गलत हो गया। बच्चों को कार्य करने, मदद, गलत वर्ड है, आप मदद नहीं करेंगे, कि आप सिर्फ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं। बच्चों को छोटे समूहों में कार्य करने का अवसर, अवसर क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, तुरंत आपका हो गया। बच्चों के बड़े समूह पर कार्य, बड़े समूह पर छोटे छोटे समूह बनाएंगे, जिससे क्या है बच्चा आगे कर सके। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। कक्षा 3 की बात हो रही है, पर्यावरण अध्ययन में विषय पाठ जल। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जल दिवस कब मनाते हैं, जल दिवस कब मनाते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। जल में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दिया गया है वे हैं, बताइए। जल पे जिन सभी पे ध्यान दिया गया है, जिन विषयों पे ध्यान दिया गया है वे क्या है, ये आपको बताने हैं। जल का स्थानीय स्रोतों, जल का उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी का अनुमान, जल वर्षा संग्रहण, जल के स्थानीय स्रोत, जल का उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी में के अनुमान, जल का शुद्धिकरण, जल का स्थानीय स्रोत, जल का उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी के अनुमान, सामाजिक भेदभाव, पीने के लिए स्वच्छ जल। ये तो अच्छी बात होगी, पीने के लिए स्वच्छ जल, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखो सब कुछ, कहीं पे भी पीने की बात नहीं कही गई है, स्वच्छ जल की बात नहीं कही गई है, इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जल के विषय में आप पढ़ाओगे तो आप पढ़ाओगे नहीं स्वच्छ जल को, तो भाई स्वच्छ जल तो होना चाहिए ना, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 को करने से पहले जो आपका जल दिवस है दोस्तों, जो आपका जल दिवस है ये आपका कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आकलन की प्रकृति की व्याख्या करती है? ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि आकलन की जिससे हो सके वह प्रक्रिया क्या है, बताइए वह प्रक्रिया क्या है। देखिए आकलन करना, मूल्यांकन अलग चीज है, आकलन अलग चीज है। मूल्यांकन तो सिर्फ बताता है कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है, बट यहाँ आकलन करना है तो ये तीनों हो जाएंगे, क्या, संवादात्मक, रचनात्मक और योगात्मक। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ए बी सी तीनों दिए गए हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। इसमें आपसे बोला गया है कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए आनुवांशिक या वंशानुक्रम एक मूर्त प्रत्यय है। एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका हिना जो है, इस शिक्षिका का नाम क्या है, हिना है, वह अपने विद्यार्थियों में आनुवांशिकता की समझ पैदा करने के लिए आयोजित करेगी। बताइए क्या आयोजित करेगी, आपको बताना है, या आयोजन करना, बताइए किसका आयोजन करेगी वह, कमेंट करके बताइएगा किसका आयोजन होगा। भाई कहीं ना कहीं जब उन्हें पर्यावरण के बारे में बताएंगे तो उन्हें एग्जाम्पल देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। हाथों से क्रियाकलाप, भूमिका निभाना, गलत। अन्वेषणात्मक क्रियाकलाप, गलत।
उदाहरणों का विश्लेषण करना, कई कई प्रकार के क्या उदाहरण देना, जिससे क्या है बच्चे समझ सकें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषताओं की पहचान करनी है। बताइएगा, पहचान करनी है। क्या वह 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बता, क्या समावेशित है, संदर्भ सहित है, अनुभवात्मक है, या वैश्विक स्थानीय विषम केंद्रित। गलत हो गया, बाल केंद्रित होता है। तो ये वाली क्या है, समावेशित भी है, संदर्भ भी है और अनुभवात्मक भी है। तो आपका ए बी सी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज दोस्तों शेयर जरूर करिएगा सभी लोगों में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या बोला गया है ये आपको देखना है। ठीक है, देखिएगा। आप रेलवे स्टेशन पर हैं। ठीक है भैया, हम रेलवे स्टेशन पर हैं। आपको अपने होटल जाना है। आप अपने मानचित्र में सुझाए गए रास्ते पर चलते हैं। ठीक है, आपके मोबाइल में मानचित्र चल रहा है। मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 मीटर पूर्व में चले। अब आपको यह पता होना चाहिए कि पूर्व किधर होता है। जैसे कि अगर आप यहां पर हो, आप कहां हो, जैसे ए हो, आप यहां पर हो, तो पहले कहां चले आप, पूर्व में चले। कितने चले, 60 मीटर चल गए। ठीक है भैया, हमने कहा 60 मीटर चल गए, पूर्व में चले। फिर 200 मीटर ठीक उत्तर में चले। अब 200 मीटर जो है वो ठीक उत्तर में चलेंगे। तो यहां आप चलोगे या नहीं, ये कितना हुआ 200 मीटर, कहां चले, उत्तर में चले। ये 60 मीटर चले। ठीक है, उत्तर ऊपर ही तो होता है, ये भी ठीक है। फिर उन्होंने बोला 350 मीटर ठीक पश्चिम में चले। अब आप कितना चले, 350 मीटर। कितना चले, 350 मीटर। किधर चले, पश्चिम इधर ही होगा आपका। फिर उन्होंने आपसे बोला अंत में ठीक उत्तर में 40 मीटर चले, और अंत में कितना चले, 40 मीटर किधर चले, उत्तर में चले। तो आप यहीं तो आ गए। ठीक है भैया, यहां आ गए। होटल पहुंचते हैं। होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की आपको दिशा बतानी है कि बताओ होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की जो दिशा होगी वो किधर होगी। तो आप यहीं पर ही क्या कर दोगे, ये इस टाइप का बना दोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्व है, ये आपका दक्षिण है, और ये होटल आपका इधर है, इधर ही तो होटल है। तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो शेयर दोस्तों जरूर करिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है, किस त्योहार को मना रही है। बताइए, चांद को देखते हैं तो चांद या तो ईद पर देखते हैं, वो तो खुद ही निकल जाता है, देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और किस पे मनाते हैं, करवा चौथ पर, सभी जानते हैं। पोंगल जो है ये क्या है, तमिलनाडु का है। कहां का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 19 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा। एक लड़का सूरत से नागरकोइल जाने के लिए 3 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। 3 सितंबर को हुआ, और सूरत से वह 4:16:15 पर चली ट्रेन। और कब चली है, 16:15 पर चली है, और 5 सितंबर को 4:45 पर नागरकोइल पहुंची है। यानी 2 दिन बाद, 24 घंटे बाद पहुंची है ट्रेन। 24 घंटे बाद तो पहुंची है ट्रेन। और इन दोनों के बीच का सफर कितना होगा, वो तो 24 आपके हो गए, वो तो आपके 24 हो गए। कितना सफर हो गया, 12.5 हो गए। और 12.5 जब आप इसमें और जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 36.5। क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ये क्या है, आपका टाइम आ जाएगा। तो आपका टाइम कितना आ गया, 36.5 आ गया। तो आपको टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, 36.5 आ गया टाइम। ठीक है, यदि समय के अंतराल कुल दूरी आपको इतनी दी गई है किलोमीटर में, तो ट्रेन की आपको औसत चाल बतानी है। तो आप जानते हो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस कितनी है आपकी, 21-19 है। और ये आपका घंटे कितने हैं, 36.5। ये आपके क्या है, घंटे हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लो, और पॉइंट हटाएंगे ऊपर दोस्तों कितना आ जाएगा, ऊपर आपका 10 आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो 5 से जब इसे करोगे, 5 दूनी 10, और 5 से इसे करोगे, 5 7 35 आ जाएगा। एक बचेगा 5 तिया 15, कितना आ जाएगा, 5 तिया
15। अब आप क्या करोगे, जब आप इसका इसमें भाग दे दोगे और 2 का जब आप इसमें इसमें गुणा कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 58.3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, इतनी आपकी चाल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया है, 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम महिला है। बताइएगा वो क्या है, 6 महीने से भी अधिक समय में रही, उनका नाम आपको बताना है। बताइएगा क्या है उनका नाम, बताइएगा कमेंट करके बताइएगा। क्या वहीदा प्रिज्म है, कर्णम मल्लेश्वरी है, बछेंद्री पाल है, सुनीता विलियम है? बताइएगा, बताइएगा कमेंट करिएगा। ये क्या है, प्रथम भारतीय महिला है। कमेंट करके मुझे बताइएगा वह कौन है। तो आप क्या कहोगे भाई, कौन है, सुनीता विलियम है। क्या है, सुनीता विलियम है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके पिताजी कहाँ के थे, गुजरात के थे। कहाँ के थे, गुजरात के थे। और ये जो अंतरिक्ष में कितने समय तक रही, 6 महीने से भी अधिक समय, यानी 195 क्या दिन तक रही। ठीक है, 195 दिन तक ये रही हैं अंतरिक्ष में। और इनको सन 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ, बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी। ये क्या है, एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, और ये कहाँ की, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। बछेंद्री पाल कहाँ है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 की चर्चा करते हैं दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा इसमें। सुरलभ द्वारा उचित स्वच्छता की सुविधा का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। सुरलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक कौन है? बताइएगा कौन है। बिंदेश्वर पाठक है, विनोबा भावे है, बाबा आमटे है, अन्ना हजारे हैं? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन है। कमेंट करके बताइएगा कौन है। तो उसके कौन है ये आपको बताना है। किसके, सुरलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक। बताइएगा कौन है, सुरलभ अंतरराष्ट्रीय संस्थापक कौन है? बिंदेश्वर पाठक हैं। कौन है, बिंदेश्वर पाठक हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 में आपसे बोला गया, कक्षा 5 की एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से भूकंप की तीव्रता को किसमें मापते हैं? कमेंट करके बताइएगा। मानवीय करणों की सूची बनाने को कहती है। रवि ने इसका सही कारण लिखा है जो, बताइए क्या कारण है इसका सही, ये भी आपको बताना है। ये भी आपको बताना है कि क्या कारण है। बताइएगा क्या कारण है, कमेंट करके मुझे बताइएगा सभी लोग कि इसका क्या कारण है। कारण आप लोगों को मुझे बताना है, कमेंट करके बताइएगा। कारण बताइएगा, कारण जल्द से जल्द सभी लोग बताइएगा। क्या ज्वालामुखी विस्फोट है? भैया पर्यावरण की बात हो रही है, भूकंप की बात हो रही है, तो भूकंप का ज्वालामुखी से कोई लेना देना नहीं है। टेक्टोनिक प्लेट्स का भी ऐसा भूस्खलन भी नहीं है। क्या है, खनन के क्रियाकलाप जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे हो रहा है, घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात और धूल से बचाता है। कारवा केवरेन पर एक घर होता है। बताइए कैसा घर होता है, क्या पहियों का होता है, नाव का होता है, बर्फ का होता है, या रेल की पटरियों का होता है? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा होता है। कमेंट करके बताइएगा कि घर जो है वह कैसा होता है। कमेंट करके बताइए ये घर कैसा होता है जो हमें देखो गर्मी से भी बचाए और सर्दी से भी बचाए, बरसात से भी, धूल से। तो ये घर ऐसा होगा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। और ऐसे घर कब जा पाएगा, जब उसमें पहिए लगे होंगे। तो आपने कह दिया ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 24। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे क्या कहा गया है देखिएगा, इसमें देखते हैं ये क्या है, मैप द्वारा सॉल्व करेंगे इसे। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और चंडीगढ़ पंजाब की है। इसकी आपको दिशा बतानी है। ठीक है, और कहाँ से बतानी है? भारत की राजधानी से दिशा बतानी है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसके मैप को सहायता से इसको हम हल करते हैं। दिल्ली कहाँ है आपका? दिल्ली जो है आपका यहाँ है, तो आपने यही ये बना दिया। तो देखो अब आपसे क्या पूछा है, पंजाब की पूछा है। तो पंजाब में क्या है? चंडीगढ़ है। और यहाँ क्या है आपका? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो ये आपका कहाँ आ जाएगा?
ये आपका क्या है, पूर्व है, ये आपका क्या है, दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है, और ये आपका उत्तर है दोस्तों। तो ये कहाँ आ जाएगा, दक्षिण पूर्व में क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, और उत्तर पश्चिम में क्या हो जाएगा आपका, चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा देखिएगा अब आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, अब आपको अभी अभी मैंने बताया कि इस टाइप से बनेगा, और इधर क्या आ जाएगा आपका, इधर आपका क्या होता है, उत्तर होता है, इधर क्या है, उत्तर है, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है, और इधर दक्षिण है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व की तरफ कौन आपको बताना है, लखनऊ है, और इधर क्या है, चंडीगढ़ है। तो देखिएगा आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व है, और दक्षिण पश्चिम दे दिया यहाँ, इसलिए ये वाला गलत हो गया। उत्तर पश्चिम है, गलत हो गया। दक्षिण पश्चिम है, गलत हो गया। दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम, तो ये वाला जो डी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। तो बात करते हैं 1 2 3 दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब क्या होता है, अलग करना। क्या होता है, अलग करना। ठीक है, इस प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग खुली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या तना किया जाता है, बीज या फूल या बाली। आप कहोगे क्या किया जाता है, बाली किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले प्रश्न है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। वे जगह जहां तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं गिरता, उनके नाम है। क्या कानपुर है, रायपुर है, लेह लद्दाख है, जोशीमठ मनाली है, केदारनाथ अमरनाथ है। बताइएगा कहाँ है ये, बताइएगा। यहाँ 0 डिग्री से क्या है, नीचे नहीं गिरता, और वह क्या है, देखो यहाँ पर भी क्या है, 0 डिग्री से कम हो जाता है, मनाली में भी हो जाता है, और लेह लद्दाख में भी 0 डिग्री का कम हो जाता है, लेकिन कानपुर में नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं लद्दाख की। ठंडा रेगिस्तान के नाम से इसे जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठंडे रेगिस्तान, ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। इसमें आपसे बोला गया है वह रसोईया बिरयानी बना रही है, यानी एक रसोईया ने वो क्या बिरयानी बना रही है तथा चावल व पानी को अलग करना चाहता है, वह कौन सी विधि अपनाएगा, ये आपको बताना है। बताइएगा कौन सी विधि अपनाएगा। क्या फटकना, निथरना, वाष्पीकरण या हाथ से चुनना। बताइएगा कौन सी विधि अपनाएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सी विधि अपनाएगा। क्या निथारना, कौन सी विधि अपनाएगा, निथारना। देखो बाष्पीकरण जब होता है जब उसको वह गर्म करेगा, गर्म थोड़ी नहीं करेगा, फटकेगा थोड़ी नहीं, क्योंकि उसमें पानी मिक्स है, इसलिए क्या होगा, फटकेगा वह नहीं बिल्कुल भी। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी है। सर्वाहारी का मतलब जो है क्या है, सर्वाहारी का मतलब क्या, एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, दोनों को मिला दो वो क्या कहलाता है, सर्वाहारी, यानी वह मांस भी खाता है। तो आप मुझे बताइए बकरी मांस खाती है क्या, बकरी मांस नहीं खाती है, बकरी मांस कब से खाने लगी। ठीक है, और शेर जो है वो क्या शाकाहारी नहीं होता, वो मांसाहारी होता है। खरगोश, गाय ये क्या है, शाकाहारी है। कौवा और सूअर जो है ये क्या है, और मनुष्य ये क्या है, सर्वाहारी हैं। ये क्या है, ये क्या है, मांस भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या है। बताइए पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के माध्यम से, पर्यावरण के बारे में, या पर्यावरण से, ये आपको बताना है। कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करिएगा सभी लोग, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण से नहीं होगा, पर्यावरण के लिए हो जाएगा, पर्यावरण के माध्यम से हो जाएगा, और पर्यावरण के बारे में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ए बी सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करता है। इसके जो है 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और 3 में से आपको एक को बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा होगा। जब तक मैं इसको पढ़ता हूँ, क्या पर्यावरण का अन्वेषण, पर्यावरण के साथ अंत्यक्रिया, पर्यावरण के बारे में सूचना। बताइएगा क्या ये होंगे। अब आपको इनमें से कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, पर्यावरण के बारे में सूचना नहीं होगी, क्या हो जाएगा, ए और बी जो है वो करेक्ट
हो जाएगा। और ए और बी है वो आपका किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्योंकि पर्यावरण के अंत हम क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं और अन्वेषण करते हैं, कहीं ना कहीं पर्यावरण के बारे में क्या करते हैं, खोज करते हैं, ठीक है, करके सीखते हैं। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि पर्यावरण जो आपका दिवस है ये कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।